हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिंदु आवेश क्या होता है और बिंदु आवेश के बाद हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, क्योंकि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। कूलाम के नियम के पढ़ने के बाद हम इसकी सीमाओं को जानेंगे और कूलाम के नियम की सीमाओं को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एकांक आवेश क्या होता है और लास्ट में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंत में कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिंदु आवेश के साथ। बिंदु आवेश क्या होता है? जिस तरह हम लोगों ने 11th में सीखा था कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी उनके आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा हो तो हम उन द्रव्यमानों को बिंदु द्रव्यमान मान लेते थे। बिंदु द्रव्यमान का मतलब नहीं है कि छोटा सा द्रव्यमान, है ना। ये हमारा सिर्फ एक एजम्पशन है, ये हमारा मानना है या हम मानते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। इसी तरह जब दो आवेशों का या दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी उनके आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है तो हम उनको क्या मान लेते हैं? बिंदु द्रव्यमान मान लेते हैं। तो यदि दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी उनके आकार की तुलना में या उनके विमा की तुलना में बहुत ज़्यादा है तो हम प्रत्येक आवेश को बिंदु आवेश मान लेते हैं। चलिए, ये तो हुई बिंदु आवेश की परिभाषा। अब देखते हैं कूलाम का नियम। सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स अगस्टिन कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया है। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं या इसे कूलाम के व्युत्क्रमवर्ग का नियम भी कहते हैं। तो कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। चलिए देखते हैं कूलाम के नियम का गणितीय रूप। तो मान लेते हैं दो बिंदु आवेश Q1 Q2 वायवीय निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तथा इनके बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। तो ये Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम के नियम से F जो लगने वाला जो बल होगा वो दोनों आवेश गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दूसरा जो बल होगा वो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दो समीकरण हो गए। अगर इन दोनों समीकरण को मिला दें तो क्या मिलेगा? समीकरण 1 तथा 2 से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इस समानुपाती निशान को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे K, स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K को हम अनुक्रमानुपातिक नियतांक कहते हैं, जहां k एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है k, जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। तो कूलाम के नियम से दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश परिमाण गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों समीकरण को मिला देंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे K, स्मॉल k, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। चलिए अब हम देखेंगे इस K का मान अलग अलग पद्धति में और अलग अलग माध्यम के लिए क्या होता है। चलिए अब देखते हैं इस कांस्टेंट K का मान अलग अलग पद्धति में क्या क्या होता है और अलग अलग माध्यम के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं SI पद्धति की। SI पद्धति में यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु निर्वात है तो इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो इस K की वैल्यू अगर हम समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या मिलेगा?
समीकरण 3 से F का मान मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ये मान लेते हैं समीकरण 4 है। अब यहाँ पे हम बात करें 1/एप्सिलॉन की वैल्यू। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे 4 पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 इंटू और इसकी वैल्यू तो हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.98 इंटू 10⁻9 अप्रॉक्स वैल्यू है। हम इसको मान सकते हैं, इसको 8.9 को हम 9 मान सकते हैं, तो 9 इंटू 10⁻9। अगर हम ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू समीकरण 4 में रख दें तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, तो हमें मिल जाएगा ये समीकरण 4 से F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। तो हमें ये एक सूत्र और मिल जाएगा। अब अगर दोनों आवेशों के बीच माध्यम, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात ना होके कोई अन्य माध्यम उपस्थित हो, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात है ना, वायु निर्वात के अतिरिक्त उपस्थित हो तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा है ना, K की वैल्यू चेंज हो जाएगी, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन 5 में रख दें, समीकरण 5 में या समीकरण 5 से F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 समीकरण, अगर हम ये वैल्यू समीकरण 3 में रखें, समीकरण 3 से अभी हमने समीकरण 3 पढ़ा था, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मिलेगी नेक्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम 6 इक्वेशन कह रहे हैं। अब यह एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो है एप्सिलॉन नॉट इंटू K। एप्सिलॉन को हम माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन को माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं और K को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये तो बात हो गई SI पद्धति में K का मान क्या होगा, है ना। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो ये वैल्यू आई है 9 इंटू 10⁻9। इसकी यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस फार्मूले से आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी थी, तो ये इक्वेशन 5 मिली थी। अगर दोनों आवेशों के बीच वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम है तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगी, यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। अब इस K की वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे एप्सिलॉन का मतलब है एप्सिलॉन नॉट इंटू K, जहाँ एप्सिलॉन को हम बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और K को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं एकांक आवेश की यूनिट चार्ज की। तो हम जानते हैं SI पद्धति में दो बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो दिया जाता है
F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस सूत्र द्वारा दिया जाता है। यहाँ 1/4πε की वैल्यू हम जानते हैं 9×10⁹, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गया मान लेते हैं। अब यदि हम इस सूत्र में Q1 Q2 दो आवेश बराबर परिमाण के हम ले लेते हैं, मान लेते हैं Q1 Q2 का परिमाण Q है और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है और इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो 9×10⁹ न्यूटन है। तो सूत्र से, इस सूत्र से F के प्लेस पे हम रख देंगे 9×10⁹ और इधर 9×10⁹ तो है ही, और यहाँ Q1 की जगह Q, Q2 की जगह VQ और R की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, 9×10⁹ तो 1 बचेगा इधर, Q × Q, Q स्क्वायर अपॉन 1, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो Q इज इक्वल टू +-1, तो Q इज इक्वल टू 1 आया। कब आया? जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है और उनके बीच में लगने वाला बल क्या है? 9×10⁹ न्यूटन। तो हम परिभाषित कर सकते हैं, यदि समान परिमाण के सजातीय आवेश एक दूसरे से वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी स्थित होने पर यदि एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो हम प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी एकांक आवेश की परिभाषा। चलिए अब देखते हैं सीजीएस पद्धति में हम एकांक आवेश को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सीजीएस पद्धति में एकांक आवेश की क्या परिभाषा है। तो सीजीएस पद्धति में हम जानते हैं, सीजीएस पद्धति में दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये डायन। अब यदि इस सूत्र में Q1 Q2 बराबर Q ले लें और R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लें और इनके बीच में लगने वाला बल अगर एक डायन लें तो समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा? F के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 × 1 Q के प्लेस पे Q1 Q2 के प्लेस पे QQ रख देंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो Q इज इक्वल टू +-1। तो Q की वैल्यू +-1 कब आ रही है? जब R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और उनके बीच में लगने वाला बल एक डायन है और दोनों जो आवेश हैं वो समान परिमाण के हैं, है ना। तो इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और उनके बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो एक डायन है, तो हम प्रत्येक आवेश को क्या कहते हैं? एकांक आवेश कहते हैं। ठीक, ये एकांक आवेश की परिभाषा हो जाएगी सीजीएस पद्धति में। चलिए इसे नोट कर। चलिए अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो हम जानते हैं यदि Q1 Q2 परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा? F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि ये दोनों आवेश सजाती हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। Q1 Q2 पे बल लगाएगा और Q2 Q1 पे बल लगाएगा। देखते हैं Q1 के कारण Q2 पे कितना बल लगेगा। तो F12 मतलब है 2 के कारण 1 पे बल, आवेश 2 के कारण पहले आवेश पर बल, तो F12 इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बल तो इतना ही लगेगा। अब इसकी दिशा देख लेते हैं, इसकी दिशा क्या होगी? इस आवेश Q1 पे बल Q2 का जो लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा इस दिशा में लगेगा। F12 जो होगा वो लगेगा Q2 से Q1 की ओर, तो हम यहाँ लिखेंगे R 2 से 1 की ओर। तो R21 का मतलब क्या है? आवेश 2 से आवेश 1 की ओर एकांक सदिश, ये एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। इस तरह Q2 भी Q1 पे बल लगाएगा, Q2 पर Q1 के कारण बल लगेगा, तो वो कितना लगेगा? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी 1 से 2 की ओर, तो यहाँ आ जाएगा R12, जहाँ पे R12 क्या है? आवेश 1 से 2 की ओर एकांक सदिश। ठीक है, अब ये समीकरण हो गया 1, ये समीकरण हो गया 2। चूंकि R12 इज इक्वल टू -R21 दिख रहा है, क्योंकि ये F21 इस दिशा में लग रहा है और F12 इस दिशा में लग रहा है। ये दोनों बल क्या है? ये दोनों बल बराबर और विपरीत है, मतलब इनकी दिशाएं क्या है? उल्टी हैं, विपरीत हैं, इसलिए इधर पे क्या आएगा? माइनस। तो ये समीकरण 3 हो जाएगा। तो समीकरण 2 तथा 3 से
क्या मिलेगा, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस R21। तो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू माइनस 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन हो जाएगी 4। तो समीकरण अगर हम यहाँ डायरेक्शन लिख देते हैं R21, ये समीकरण हो जाएगा 4। तो समीकरण 1 और 4 को यदि हम देखें तो समीकरण 1 तथा 4 से, समीकरण 1 तथा 4 से क्या मिलेगा, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब क्या है, जो दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, जो सजातीय आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कैसा होता है, बराबर और विपरीत। परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। तो इस समीकरण 1 और 4 से हमें ये मिला रिजल्ट कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होता है। यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है। अब यदि ये आवेश विजातीय होंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण। बस रहेगी डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि इस कारण इधर बल लगेगा, इस कारण इधर बल लगेगा, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। प्रतिकर्षण होगा तो इस दिशा में बल लगेगा अपोजिट दिशा में, और आकर्षण होगा तो इस दिशा में। इस कारण इधर, इसके कारण इधर है तो विपरीत दिशा। इसी तरह इसके कारण अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो इसके कारण कहाँ लगेगा, इधर, और इसके कारण कहाँ लगेगा, इधर। तो ये दो बल विपरीत रहेंगे, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत। यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है। चलिए अब हम जान लेते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। तो कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। कूलाम का नियम जैसे इसकी डेफिनेशन में ही है, केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। ठीक है, यह केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है, बिंदु आवेशों पर लागू होता है। तीसरा है, यह बल बहुत अधिक दूरी तथा बहुत कम दूरी 10⁻⁻15 मीटर पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इन दूरियों पर नाभिकीय बल कार्य करते हैं। ठीक है, तो कूलाम के नियम की 3 सीमाएं हैं। यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, मतलब गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं है। यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, क्योंकि डेफिनेशन में ही दी गई है। इसके बाद यह नियम बहुत अधिक दूरी या बहुत कम दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी होगी तब भी ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ये नाभिक का आकार है और नाभिक में नाभिकीय बल कार्य करते हैं जो कि स्थिर वैद्युत बल से अलग होते हैं। तो ये कूलाम के नियम की सीमाएं हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपडेट पाते रहने के लिए नीचे बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।